प्रोविजंस का थोड़ा सा ऐसे आज मैं ओवरऑल सब प्रोविजंस पढ़ाऊंगा, लेकिन तू वो प्रीवियस जो तू क्लासेस टैक्स का शेयर किया ना उसको एक बार कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक हाँ है, सर। तो फिर कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। जियाउल, ताथा, सुबह, रोशनी, ओके सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशंस में डिस्कशन चल रहा था, वेरियस क्वेश्चन आंसर डील कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स में काफ़ी वाइटल एक कॉन्सेप्ट है, डेली लाइफ में भी इसका बड़ा यूज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस का ना जो सेक्शंस है उसमें काफ़ी वास्टनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्शंस का यूज़ है यहाँ पर। तो ऐसे सैलरी में भी इसका यूज़ था, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा है बट वो भी अच्छा है, आगे अदर सोर्स भी होगा, कैपिटल गेन भी होगा। अच्छा बेसिकली आज का जो मेन डिस्कशंस मैं आप लोगों के साथ करूंगा दैट इज़ एक बार एक काम करते हैं सर कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, ठीक है, उसको एक बार गो थ्रू करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर फिर से करेंगे। कल जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में होमवर्क में दिया था वो वाला क्वेश्चंस का मैंने आप लोगों को आंसर भी शेयर किया, आई होप आप लोगों ने देखा। अगर कोई डाउट है तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ सर। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, कंप्लीट सेक्शंस का ओवरव्यू करते हैं। जैसे कुछ ऐसे फेमस फेमस सेक्शंस है, फेमस इसलिए बोलूँगा बिकॉज सीरियसली फेमस है, लाइक साइंटिफिक रिसर्च, तो मतलब सेक्शन 35 AD, ठीक है। डिप्रिसिएशंस के बारे में तो कल काफ़ी डिस्कशंस किया, जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट डिप्रिसिएशंस। तो ये ओवरऑल मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो सेक्शंस है उसके साथ मैं एक बार गो थ्रू कराता हूँ, तो आप लोगों को ना कनेक्शन हो जाएगा। प्रोफार्मा का गो थ्रू करा के रखा कि एक बीपी का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ऐड और क्या लेस करना चाहिए, है ना। अच्छा सुबह को भी मैं ना क्लास शेयर करूंगा सुबह, ठीक है। वो जो प्रीवियस 2 क्लासेस है एक बार कनेक्शंस बना लेना, ठीक है। बाकी लोगों का हुआ है मुझे जितना याद आ रहा है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ दैट इज़ ये जो प्रोफार्मा है, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये प्रोफार्मा का यूज़ हमेशा करना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के रखा कि किस तरह से हम लोग बीपी का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में, मतलब ये मेन क्राइटेरिया है बीपी का कि मेरा जो अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बनता है ना, अकाउंटेंसी में जो पीएल बनता है, उस पीएल के साथ एडजस्टमेंट कुछ मतलब कुछ एरिया ऐसा है जिसको हमें ऐड करना चाहिए। मतलब पीएल में से बहुत सारा खर्चा और इनकम दिखाया जाता है जो प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानते हैं। जैसे मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको बीपी के बारे में कि बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन एक ऐसा एरिया को कवर करता है जिसमें, जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये देखो सर, ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस आपका सेक्शन 28 से लेके दिख रहा होगा सबको, सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक अपना जाल फैला के रखा है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, सबसे ज्यादा सेक्शंस तो आपको बीपी में ही दिख रहा होगा। हाँ सर, सबसे ज्यादा सेक्शंस आपको बीपी में ही दिख रहा होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। तो इसमें काफ़ी सारा सेक्शंस का यूज़ है, ठीक है, जिसमें ऐसे बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स एरिया है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग क्या बताओ सर, सेक्शंस का कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं। छूट भी देने के लिए एग्जेम्पशंस डिडक्शंस अंदर में दे के रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में ही ना एक वास्ट बन गया है सर, अपने आप में ही वास्ट बन गया। आज प्रियोतमा को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ओके। तो बेसिकली मैं आपको क्या करूँगा आज, आज ना थोड़ा आपके दिमाग में ना थोड़ा बीपी को इजी करना है, क्यों? बिकॉज आज ना मैं ये 28 से लेके 44 AE तक का डिस्कशंस करूँगा, ठीक है, जो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशंस का कैलकुलेशंस करने में बड़ा हेल्प करेगा। ऐसे देखो, अगर मैं आप लोगों के सामने एक बार माइंड मैप डील करूँ, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास में प्रोफॉर्मा रीड किया, जिन लोगों का मिस है मैं उनके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट क्लास में, अच्छा नहीं, फर्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला डील किए प्रोफार्मा का, मतलब प्रोफार्मा नहीं, बेसिकली हम लोग नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट सीखे, मतलब जो बीपी का सबसे मेन सम्स है, ठीक है, उसकी तरह का और भी सम्स प्रैक्टिस करना है। नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट सीखा, फिर हम लोग प्रोफार्मा को भी डील किए, मतलब
क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है बीपी के कैलकुलेशंस पे, उसका भी डीलिंग्स की है, ठीक है। तो सेकंड में प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको बीपी को समझना है। प्रोफॉर्मा जो है मतलब इसका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रोफॉर्मा और स्टेटमेंट, इसका अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या ऐड करना चाहिए और क्या क्या लेस करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा का पूरा डिटेल्स भी किए। फिर हम लोग थर्ड क्लास में क्या किया था, थर्ड क्लास में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन, ब्लॉक ऑफ एसेट, डिप्रिसिएशन और ब्लॉक ऑफ एसेट्स में बात किया, और उस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट एक आइडिया मिल गया सर कि डिप्रिसिएशन या ब्लॉक ऑफ एसेट से कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कल वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना सर, वो जिसमें उसके पास काफ़ी सारा एसेट्स था, तो उसमें ब्लॉक बना के हम लोग अलग अलग करके डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किए। लास्ट वाला क्वेश्चन याद आ रहा है सर? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो उस तरह का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, तो याद रखिएगा। तो और भी क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन बिफोर दैट तो आज की क्लास में क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में आज डिस्कस करना है सर डिटेल्स सेक्शंस, डिटेल सेक्शंस एंड कुछ क्वेश्चन आंसर, ऑब्वियसली डिटेल सेक्शंस एंड क्वेश्चन आंसर। तो ये इस तरह से आज का क्लास होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ना आप लोगों को बीपी में ग्रिप आ जाएगा सर, धीरे धीरे ही सही पर बीपी में ग्रिप आ ही जाएगा। तो क्योंकि डिटेल सेक्शंस का चर्चा करेंगे, तो जिन लोगों का प्रीवियस क्लासेस मिस है उन लोगों के लिए भी एक अच्छा बात रहेगा कि ओवरऑल रिकॉल एक बार फिर से हो जाएगा, ठीक है। शुभो, अनुज, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बोलो, हाँ बात सर। समझ में आ रहा है? ओके। तो बेसिकली पूरा का पूरा मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो सेक्शंस है, ये 5 हेड्स है ना इनकम टैक्स में। 5 हेड्स में से एक सैलरी हेड, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड, जिन लोगों का सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी हो गया बहुत बढ़िया। जिन लोगों का अभी बीपी चल रहा है, इसके बाद सीजी करेंगे, फिर आधा सोर्स करेंगे। अब जिनका बाकी है ये सब भी वो बाद में करेगा, ठीक है, वो चलता जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो बीपी में चलिए सर सेक्शन 28 से लेके 44 ए का एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है, ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आंसर, उसमें साइंटिफिक रिसर्च आ सकता है, डिप्रिसिएशन वगैरह आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैं देखता हूँ सर जो सिलेक्ट किया हमें आज कराने के लिए, लेकिन बिफोर दैट एक बार पूरा का पूरा सेक्शंस को रिकैप्चुलेट करना। ओके, समझ में आ रहा है ना सर क्या पढ़ना है आज? हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके, बस कनेक्शन बन जाए इतना ही काफ़ी है। अच्छा देखो, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मैं थोड़ा डिटेल्स में बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग सुनिएगा, बिकॉज इसके अंदर से ऐसा ऐसा सवाल का भी जवाब आ जाएगा कि जो एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है ना सर, एमसीक्यू भी जवाब आपको इसके अंदर मिलता जाएगा, ठीक है। तो केयरफुल रहना, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ सर, केयरफुल रहना, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा बीपी का गो थ्रू चलेगा सेक्शन वाइज 28 से लेके, सेक्शन 28 से लेके एकदम 44, ये 28 यहाँ से चालू हुआ, 44 ए ई तक डिस्कशन होगा, ठीक है। सेक्शन 28 से लेके 44 ए ई तक, तो फिर एकदम अपना क्या बोलते हैं सर, वो फ्लाइट में बैठते एकदम हाथ थाम के बैठ जाइए और इधर उधर ना होइए, सीट बेल्ट बांध के, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सेक्शन 145 में बोला है, जो इनकम टैक्स में ही है बट बीपी का सेक्शंस नहीं है एक्चुअली। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड shall be computed in accordance with the method of accounting, either cash or mercantile basis, regularly and consistently employed by the SSE। तो ये जो इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड shall be computed in accordance with the method of accounting, अब बात समझे? ये जो मैं आपको बार बार ये दिखाता रहता हूँ, ये वाला प्रोफॉर्मा, ठीक है, ये एक्चुअली सेक्शन 145 के हिसाब से है, ठीक है, इनकम टैक्स के सेक्शन 145 के हिसाब से कि अकाउंट्स को हम लोग बेसिकली रेक्टिफाई करते हैं। अकाउंट्स को क्या करते हैं सर? रेक्टिफाई करते हैं। जो अकाउंट्स बता के रखा है उसके साथ कुछ इनकम, ये इसका क्लासेस हो चुका है, जिन लोगों का मिस है मैं उनको ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग एक बार प्लीज रिवैक मतलब रिविजन्स कर लीजिएगा या सुन लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंटेंट अपने बिजनेस पे बिल्ड कर रहे हैं उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, क्या अमाउंट ऐड होता है, क्या अमाउंट लेस होता है, और उसके बाद किस तरह से हमें रेक्टिफाइड अमाउंट मिलता है जो एज पर इनकम टैक्स हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए लास्ट में जवाब आता है सर, एकदम एंड में क्या जवाब आता है,
एंड में जवाब आता है इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस मतलब सारा का सारा रेक्टिफिकेशंस कंप्लीट हो जाए तो ये आएगा। ये डिस्कशंस कंप्लीटेड है, तो फिर उस वो वाला क्लास को मैं रेफर करूंगा जिन लोगों का ये वाला क्लास नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग अभी बात करने जा रहे थे सेक्शन 28 पे, एकदम पहला सेक्शन बीपी का। क्या बोलते हैं इसका पहले सेक्शंस पे? पहले सेक्शंस पे बता के रखा है जो ज़्यादा वाइटल है उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, उस पर ही क्वेश्चन करेंगे, और जो थोड़ा लेस वाइटल है उस पर डिस्कशंस करके निकल जाएंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कोई भी बिजनेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप किसी भी तरह का बिजनेस कीजिए, उसका जो भी इनकम जो है वो चार्ज होगा बीपी में। मतलब किसका इनकम बीपी में चार्ज होगा? तो एकदम सिंपल कहता है जो बिजनेस करते हैं, प्रोफेशंस करते हैं, उनको अपना इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शो करना चाहिए। आप लोगों को बात समझ में आया कि मतलब सिंपल बात है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस। मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग क्लास में, बीपी का ही स्टार्टिंग क्लास में बिजनेस और प्रोफेशंस का डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, उसकी डेफिनेशंस लिखा के भी रखा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होता है, इवन प्रोफेशन के अंदर वोकेशन क्या होता है, ये भी मैं बोल के रखा था। याद है सर? सर ये जो लोग डांसर होते हैं, प्रोफेशनल एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं या फिर पेंटर्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? ये प्रोफेशन करते हैं कि वोकेशन करते हैं? वोकेशन। वोकेशन करते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्रोफेशंस पे कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। मतलब है तो वोकेशन क्योंकि वो स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से बिल्ड होता है, वोकेशन है, बट उसको प्रोफेशंस में डील करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखें तो वो एक वोकेशन माना जाएगा। वोकेशन मतलब जैसे कि जिनको जो स्पेशल कैटेगरीज में गिर जाता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ टैलेंट के थ्रू से वो काम करते हैं, ठीक है, उनको। तो बेसिकली प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। Second point, any compensation or other payment due to or received by a person at or in connection with, जैसे कि termination of his management or modification of the terms and conditions relating thereto, in case the person is managing the whole or substantially the whole of the affairs of an Indian company। मतलब अगर आप किसी बिजनेस का कोई मैनेजमेंट देख रहे थे, टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब आप टर्मिनेट कर रहे हो मैनेजमेंट, तो बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे थे, तो फिर आपको बोल रहे हैं कि फिर उसमें आपको कुछ पेमेंट मिल सकता है। बेसिकली बात यही है, टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू, इन केस द पर्सन इज मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। किसी बिजनेस के मैनेजमेंट की पावर में आप हो और उस बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है या टर्मिनेशन हो रहा है, आप वहां पर जॉब नहीं करते थे, आपके ऊपर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज था, लाइक आप कोई कंपनी का सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप में कोई थे, तो इन केस में आपको अगर कोई पेमेंट मिलता है या कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसको भी इनकम, उसका भी जो इनकम है वो भी चार्जेबल अंडर दिस हेड होता है। सर क्या हेड होता है? अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ऐसे तो हम लोगों का जैसे रावण का 5 हेड होता है ना, वैसा ही हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स में कितना हेड होता है? 5 हेड होता है। रावण का 10 हेड होता है, इनकम टैक्स का 5 हेड होता है, सैलरी, बीपी, हाउस प्रॉपर्टी, बीपी, सीजी, अदर सोर्स। तो मतलब बेसिकली 28 में क्या कहा गया है सर? सेक्शन 28 आपको ये कह रहा है कि किस तरह का इनकम को बीपी हेड में चार्ज करना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है ना सर? किस तरह का इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चार्ज करना चाहिए। Termination of his office or modification of the terms and condition relating thereto, in the case of a person is managing the whole or substantially the whole of the affairs in Indian company or any other company. Termination of agency, modification of the terms and conditions, मतलब ये मैनेजमेंट था, ये ऑफिस था, अब एजेंसी है, ठीक है, सेम टू सेम, अब एजेंसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, ये सेम टू सेम, एक मैनेजमेंट था, एक ऑफिस था, एक एजेंसी था। वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट, वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशंस owned and controlled by the government under any law for the time being in force of the management of any property or business। मतलब बेसिकली अगर वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉर्पोरेशंस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट और एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस रिलेटेड अगर कोई भी बात, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से हो या नॉर्मल हो, अगर वहां से भी कोई अर्निंग आ रहा है तो उसको भी बीपी हेड में देखना चाहिए। एंड ऑल्सो टर्मिनेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू हिज बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशन से कोई भी इनकम क्रिएट हो तो बीपी हेड में जाइए। सिंपल बात है।
सैलरी का इनकम सैलरी हेड में जाता है, बीपी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट बेच के जो गेन होता है वो कैपिटल गेन में जाता है, और क्या सर, वो अगर कोई भी इनकम को कहीं पर भी जगह नहीं मिलता तो वो अदर सोर्स में जाता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, ये एक्चुअली उधर जाता है। बट अगर बिजनेस कनेक्शन हो तो ऑब्वियसली बीपी हेड में आना चाहिए। थोड़ा सा मुझे आपको डीप डाइव करने दो, फिर देखना आप कनेक्ट कर पाओगे, एक एक पॉइंट में कनेक्ट कर पाओगे। Income derived by a trade or professional or similar association from specific service performed for its members. Income derived by a trade, professionals or similar associations from specific services performed for its members. ये भी business income में आ सकता है। In the case of an assessee carrying on export business, the following incentives. अगर वो export business करता है, export मतलब क्या है सर? इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आप फॉरेन कंट्रीज में सेल कर रहे हो। इंडिया का प्रोडक्ट अगर आप फॉरेन या सर्विस, नॉट ओनली प्रोडक्ट, गुड्स हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है। अगर इंडिया का गुड्स और सर्विस आप फॉरेन कंट्रीज में बेचते हो और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, इंपोर्ट करने का आपके पास एंटाइटलमेंट है, मतलब पावर है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट बिजनेस चलाने के लिए इंपोर्ट कर रहे हो तो इसके थ्रू से भी आपका जो भी इनकम होगा वो भी बिजनेस में आना चाहिए। सर ये सब तो कॉमन सेंस है, हाँ सर ये सब कॉमन सेंस है, देख के ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है ना आपको। अगर अचानक से इनकम पहचानने के लिए बोल दिया तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको कौन सा हेड में जाना चाहिए। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको किसी भी तरह का एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट रिगार्डिंग में आपको कुछ बात करो कि एक मन में आपको सवाल आ सकता है, सर मैं करूँगा एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट मुझे क्यों सपोर्ट करेगा? कोई मुझे बता सकता है कि अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस क्या है, लेकिन सीरियसली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने से सपोर्ट करता है। कोई मुझे बता सकता है सर ऐसा क्यों करेगा गवर्नमेंट? फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग होता है इसलिए। थैंक यू शिवू। इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको शो करूँ तो आपको इसका थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो इंडियन इकोनॉमी का डिटेल्स है, ठीक है, इसमें मैं डिटेल्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि ये जो इंडिया है, इस इंडिया का मतलब जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस किस तरह का? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब जब दूसरे से हम ले रहे हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और जब दूसरे कंट्री को सेल करेंगे उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया का करंट एक्सपोर्ट ज़्यादा है कि इंपोर्ट ज़्यादा है? हेलो, इंपोर्ट ज्यादा। इंपोर्ट ज़्यादा है। इंडिया का एक्सपोर्ट का हिसाब देखिए सर, $313 बिलियन का, ये 19-20 का लास्ट लेटेस्ट हिसाब है। और अगर आप इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट है इसका 474 बिलियन का, ठीक है। इंपोर्ट करता है 313 बिलियन का, ठीक है। 313 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट है सॉरी, ये दूसरे कंट्रीज को हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। और जैसे कि क्या क्या देते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, अदर्स। मेन एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, चाइना को, हांगकांग को, एंड बाकी सबको मिला के 50% करते हैं। इंपोर्ट में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हाँ, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग 47.9%, मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो है वो 47.9, एंड अदर अमाउंट जो होता है वो 8% का। तो 474 कहाँ और 313 कहाँ, ठीक है। तो इंडिया चाहते हैं कि ये उल्टा हो जाए, इंडिया चाहता है कि ये उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब एक्सपोर्ट 474 हो जाए, इंपोर्ट 313 हो जाए, तब जाके ना इकोनॉमी में रिजर्व बढ़ेगा। मैं आपको फिर भी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व चेक कराता हूँ। अगर आप इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व चेक करो, दिस इज द इंडिया का लेटेस्ट, ये एकदम लेटेस्ट है। इवन लेटेस्ट रिजल्ट में क्या हुआ जानते हैं आप लोग? ये फॉरेन रिजर्व है सर, 26 मार्च, ठीक है, इसी महीने का डेटा है। 579.285 बिलियन का इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है। व्हाट इज दिस फॉरेक्स रिजर्व? इंडिया डॉलर में कमाया, इंडिया डॉलर में इनकम किया, और क्योंकि इंडिया डॉलर में इनकम किया तो इसके थ्रू से इंडिया अपना जो हमारे पॉकेट में जो पैसा घूमता है ना सर, ये इंडिया के इनकम पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा, गवर्नमेंट उसको अलग अलग बिजनेस डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट उसको अलग अलग करेंसी स्प्रेड करने में हेल्प करता है। ऐसे बेसिकली दो कॉन्सेप्ट रहता है, एक गोल्ड रिजर्व और एक होता है जो पुराना सिस्टम है। गोल्ड रिजर्व का पैटर्न
काफ़ी ओल्ड पैटर्न है, बट इसको अभी भी बहुत सारा कंट्री यूज़ करता है। और सबसे आजकल के डेट में सबसे मॉडर्न जो अप्रोच है दैट इज़ फॉरेन रिजर्व। जिसके पास फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा है, मतलब वो मान सकते हैं कि वो कंट्री बिजनेस में काफ़ी बेहतर है, बिजनेस में काफ़ी बेहतर है। जैसे रिसेंटली इंडिया रशिया को सरपास कर गया, ये बहुत गुड न्यूज़ है कि इंडिया फॉरेन रिजर्व में वर्ल्ड में अभी मोस्ट प्रोबेबली 4th या 5th लार्जेस्ट है। रशिया को सरपास करके 4th में आ गया, एग्जैक्टली 4th में आ गया, 4th में। लेकिन फिर भी बहुत पीछे है, यूएस चाइना जैसा कंट्री से बहुत पीछे है। तो और भी है, स्विट्जरलैंड से भी पीछे है। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत हाई है, तो इसलिए इसका स्प्रेड में आप लोगों को दिखता नहीं है। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जैसा कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ाए। मैं आपको एक डेटा शो करूंगा ना, आप लोग डर जाओगे देख के। सर क्या बोलते हो? यस सर, करेंटली इंडिया का एक ऐसा भयंकर हालत हो गया है, इंडिया बिकम चाइनाज कॉलोनी। आपको पता है ये भयंकर हालत हुआ है इंडिया का। क्या हालत है कि इंडिया जो चाइना से प्रोडक्ट लेता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा देखो आप, ठीक है? मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाना चाहता, बस मैं आपको एक डेटा शो कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। प्लीज लुक एट दिस। टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ग्रीन लाइन पे है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो सर, दिखाई दे रहा है? बोलिएगा। हाँ ये सर। रिपोर्ट रिसेंटली दी प्रिंट पे निकला था, और एक गवर्नमेंट सोर्स से भी ये डेटा मिला है सर। तो ये इंडिया 65.3 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है चाइना से, और 16.6 बिलियन जस्ट इंपोर्ट करता है चाइना से, सॉरी एक्सपोर्ट करता है चाइना को, ठीक है? 16.6। ये 1920 का डेटा है, ये 18-19 का है, ये 17-18 का है, ये 16-17 का, ये 15-16 का, ये 14-15 का है। मतलब इंडिया का बिजनेस सिनारियो चाइना के साथ अगर देखा जाए तो चाइना, मतलब ऐसे देख सकते हो कि चाइना एक्चुअली इंडिया को मतलब कंट्रोल करता है। जैसे एक टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी कंट्रोल करता था ना, आज अगर चाइना अचानक से इंडिया का बोले कि वो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें उसका लॉस बहुत है, वो अलग बात, बट अगर इंडिया भी लेना बंद कर देना तो इंडिया का बिजनेस का सिचुएशन बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाएगा, बिकॉज हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट होकर रखे हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स है कि क्या इंडिया हमसे लेते, चाइना हमसे लेते हैं और हम क्या चाइना से लेते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखें, ये देखो सर, हमारा कोई भी डेटा हमारा कोई भी डेटा वैल्यू में, ये देख सकते हो आप, ये सब एवरेज वैल्यू ऑफ आइटम एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड सब बिलियन पे है। जस्ट लुक एट दिस 9.7 टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एंड वीडियो फोन, ठीक है? 9.7 बिलियन का हम लोग ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना से। हम लोगों का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इंडिया का जो 9.7 हो या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है? 9.7 या समथिंग लाइक दैट, एक भी डेटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो हम चाइना को देते हैं। सब 0.4, 0.41, 1.5, 0.9, 11, यहाँ पर देखो आप 3.1 बिलियन, 2.3 बिलियन, 1.4 बिलियन, देख सकते हो आप दाढ़ी पाल्ला में ही देख चेक कर सकते हो कि हम लोग चाइना पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट होकर रखे हैं। अच्छा बात नहीं है सर, बहुत खराब बात है। इंडिया को 15 ईयर्स और लगेगा सर, अगर इंडिया सीरियसली मेक इन इंडिया पॉलिसी लाते हैं, ठीक है? सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत जो एक्चुअली मोदी जी का करंट गवर्नमेंट बोल रहा है, वो सिर्फ अगर बोली में ना रह के अगर सच में कन्वर्जन हो तो कुछ बात बन सकता है। सिर्फ मोदी जी कन्वर्ट करेगा तो बहुत अच्छा है, बीजेपी गवर्नमेंट, बट प्रीवियस गवर्नमेंट, इससे पहले जो भी गवर्नमेंट इंडिया को चलाया था सर, उन लोगों को भी ना इस मैटर में ना पहले सोचना चाहिए था, तो फिर आज इतना भयंकर हालत नहीं होता। अब देखते हैं कि मोदी जी क्या प्लान कर सकते हैं। ऐसे कोविड का सिचुएशन है, मुश्किल बढ़ रहा है, बट फिर भी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं, कम से कम कुछ प्लान तो बना है इतना दिन बाद, सेल्फ रिलायंट के ऊपर कुछ तो बात चल रहा है। चलो ये यही सही करेंटली, बट सीरियसली बात बहुत भयंकर है। इतना ज़्यादा एक कंट्री पे डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग अच्छा अच्छा चीज़ बनाएं, एक्सपोर्ट करें। यहाँ पर पूरा टोटल एक्सपोर्ट्स का डिटेल्स है एकदम 14-15 से लेके 19-20 तक। ये सब आप लोगों का इकोनॉमिकल एंड बिजनेस दिमाग को ओपन करने के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या है ना, किताबी बात देखते देखते कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही डेटा है, कभी कभी ना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाए, क्या चल रहा है आसपास पे दुनिया में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब ये ब्रेन को ना, ब्रेन मसल्स को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सर वो,
मतलब इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये 1920, 1819, 17 मतलब बहुत ज़्यादा डे बाई डे इम्प्रूव, मतलब और ज़्यादा उन पे हम लोग डिपेंडेंट हो रहा है और ज़्यादा। तो चिंता का विषय है सर। क्या सर चिंता का विषय है सर कि नहीं लोग है? का बोलो। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग का नहीं है, इसीलिए तो। हाँ वही तो ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर है तो ये एक दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर पोर हो गया क्या? हाँ, एक दिन में तो नहीं हुआ ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर। शुरुआती से है, जब से इंडिपेंडेंट है तब से ही इंडियन कुछ नहीं हुआ। 47 के बाद से, 47 के बाद से फालतू में मतलब पूरा कंट्री को ना खत्म कर दिया। मतलब एक बोलते हैं ना सर, अंदर से झिंझोड़ देना, पूरा झिंझोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे चाइना बहुत अच्छा हालत में था, इवन मैं आपको बताऊं कि चाइना का हालत तो उस टाइम पे इंडिया से भी खराब था। चाइना का हालत उस टाइम पे इंडिया से भी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड का मैक्सिमम कंट्रीज का सिचुएशन खराब हो गया था, नॉट जस्ट इंडिया। इंडिया तो ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडिया का अपनापन तो कुछ था नहीं उस टाइम पे, बट फिर भी इंडिया अपने आप को धीरे धीरे बना बना सकता था। बट जो गवर्नमेंट था, स्पेशली ऑब्वियसली मैं नेहरू जी को ही बोलूँगा कि जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर पॉलिसी मेकर नहीं बन पाए। सरदार पटेल जल्दी चले गए, उनके जैसा लोग ज़रूरी था। सुभाष बोस को तो हम लोग रेस्पेक्ट दिए ही नहीं, 47 से पहले ही हटा दिए, ठीक है। तो ये सब रीजंस है बेसिकली, जो एक्चुअल पॉलिसी मेकर्स बन सकता था उनको हम लोग रेस्पेक्ट ही नहीं दिए, जो एक्चुअली विजनरी बन सकता था। उसके बाद तो क्या बताए, स्टेट पॉलिटिक्स सब क्या बोले सर, ब्रिटिश गए, बस पावर का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। मतलब एक्चुअली देश के बारे में प्रॉपर प्लानिंग कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। अगर कोई करने गया कभी कभी तो वो भी बहुत मुश्किल में पड़ा। चाइना भी मुश्किल में था, बट वो लोग देखो एटलीस्ट ये तो है ना कि वर्क कल्चर बना के अपने आप को डेवलप किया। मुझे एक चीज़ खराब लगता है, चाइना डेवलप है इससे मुझे कोई जेलसी नहीं है। अच्छा है कि भाई मेरा पड़ोसी अच्छा है, इससे क्या है कि हम मतलब एक बेटर कुछ सोच सकते हैं। बट प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंसी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हर बात में, ये ऑक्सीजन के लिए भी चाइना बोल रहा है कि भाई लो पर इंडिया को लग रहा है कि कि बात बात में चाइना से भी हेल्प लग रहा है। जो मेरा लद्दाख लेना चाहता है, जो मेरा अरुणाचल लेना चाहते हैं, उनसे ही हेल्प लेना है, जो भी हो। चलो सर, थोड़ा स्टोरी या कहानी हो गया। ओके, क्लियर हो रहा है ना सर सबको? बोलो। हाँ देखिए आप लोग बिजनेस का हालत देश का, ठीक है। बहुत कुछ करना है, अभी स्कोप बहुत है सर, समय लगेगा, टाइम देना होगा। और देखो सर, आप लोगों का करियर के लिए भी अच्छा है, जितना सेल्फ रिलायंट इंडिया होगा, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, चार्टर्ड बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, आप लोगों के लिए बोलबाला है सर। और ये बोलबाला होगा। ये कोरोना का सिचुएशन से एक बार जाने तो भगवान करे जल्दी जल्दी जाए, आई डोंट नो जल्दी तो जाएगा नहीं ये। बट सर जैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगा ना, मैं आपको बोलता हूँ कि ये गवर्नमेंट बाई मतलब हुक और क्रुक करना ही पड़ेगा इनको। अगर ये हर चीज में सेल्फ रिलायंट नहीं हो जाएगा ना, तो आगे मतलब अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाएगा। और ये गवर्नमेंट को करना ही, और पब्लिक को भी समझना होगा। पब्लिक भी समझेगा, जब वो बोलते हैं ना हाथों का भूत बातों पे नहीं मानता, लातों पे मानता है। तो अब लात पड़ रहा है तो मानेगा, मानेगा सर सर मानेगा। बोलो। सर सर मैं थोड़ा क्लास छोड़ सकता हूँ, वो इशू हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जा सकता है। हाँ सर, थैंक यू। ठीक, ओके। देख, पॉइंट नंबर कौन सा पॉइंट में बात लास्ट हुआ था? प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। कस्टम्स ड्यूटी और एक्सरसाइज एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक, मतलब अगर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट हमें रीपे कर रहा है, ठीक है, वो भी मेरा इनकम के हिसाब से मैं देखूंगा कि वो कस्टम ड्यूटी में रीपे कर रहा है या रीपेबल कर रहा है, दैट इज ऑल्सो। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री मतलब वही टैक्स फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, मतलब मुझे टैक्स नहीं देना है, वो मुझे गवर्नमेंट एक तरह का हेल्प कर रहा है। मतलब हर बात में गवर्नमेंट मुझे इसलिए हेल्प करना चाहता है बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि मैं बिजनेस बनाऊं, मैं एक्सपोर्ट करूं, मैं इंपोर्ट करूं। इसीलिए तो गवर्नमेंट, इसीलिए मैं आप लोगों को कहानी बोल रहा था कि ये सब जो भी लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये सब एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंडियन बिजनेस सिनेरियो को और डेवलप और मजबूत करने के लिए। क्या सही की गलत बोलो? कनेक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो लास्ट 3-4 पॉइंट था, ये एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कैश देना, ड्यूटी रीपैक कर देना, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये क्या है? ये सारे के सारे केस आपको कहीं ना कहीं टैक्स में छूट देना है, ताकि आप बिजनेस करो और देश का पैसा बढ़ाओ।
और गवर्नमेंट चाहते हैं कि ठीक है हम आपको बात बात में, लेकिन उसको भी बिजनेस इनकम माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो ना। हेलो। हाँ सर। चौथा आस्था, बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहानी क्लियर हो रहा है? अरे कहानी क्लियर होगा ना तभी क्वेश्चंस भी क्लियर होगा। है सर। ओके, रोशनी बुझते पारছিস? হ্যাঁ দাদা, ओके। হ্যাঁ দাদা। पॉइंट नंबर 5 देखो, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और perquisites whether convertible into money or not arising from business or exercise of profession। ठीक है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, remunerations due to or received by a partner of a firm from such firm to the extent allowed as deduction in the hands of the firm। ठीक है, मतलब जितना डिडक्शन देगा उतना ठीक है, डिडक्शंस के बाद अगर बाकी अमाउंट है तो वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा। एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, मतलब अगर आपको नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी मतलब अगर बिजनेस ना करने के लिए, सपोज मानो आपकी दुकान के सामने कोई दुकान लगा रहा है, आप उनको बोल रहे हो भाई 5 लाख ले और मेरे सामने दुकान मत लगा, तो इसको क्या बोलोगे? आपके दुकान के सामने कोई सेम काइंड ऑफ दुकान लगा रहा है, ठीक है, तो आप उनसे क्या ले रहे हो? एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल। सर ये क्या लीगल है? हाँ सर, कंपटीशन से जीतने के लिए हो सकता है, ठीक है, आप कर सकते हो, अगर कोई रेडी है तो क्या प्रॉब्लम है? एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब भाई मैं तुम अपना प्रोफेशन यहाँ ना करो, तुम अपना बिजनेस यहाँ पर ना सेट करो, ठीक है, बिकॉज इसमें मेरा बाजार खराब हो जाएगा, बदले में आप कुछ पैसा रख लो, बिकॉज आप कहीं पर भी किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, है ना, लेकिन अगर कोई एग्रीड होता है तो ठीक है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, किसी को किसी भी तरह का फॉर्मूला या नो हाउ शेयर ना करने के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, copyright, trademark, license, franchisee or any other business of commercial right of similar nature or informations or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision of service। मतलब किसी को कुछ शेयर ना करने के लिए, किसी को कोई बिजनेस ना करने देने के लिए अगर किसी भी तरह का पेमेंट कोई रिसीव करता है, ठीक है, तो उस अमाउंट को भी बिजनेस पे सेक्शन 28 के हिसाब से बिजनेस पे चार्जेबल होना चाहिए। ठीक है ना सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई अगर बिजनेस मेरे दुकान के सामने कर रहा है तो मैं उसको ना कर रहा हूं, तो उसके बदले उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो वो उसका बिजनेस इनकम में होना चाहिए। किसी को कोई पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ इस तरह का चीज शेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बदले में कुछ पेमेंट का सेटलमेंट करे, भाई ठीक है तुम पैसा लो और इसको किसी को शेयर ना करो, तुम जानते हो ठीक है, बट प्लीज शेयर ना करो। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पेप्सी कोका कोला में काम करता है, हाँ, पेप्सी कोक का कहानी जानते हैं आप लोग? हाँ, ये जो पेप्सी है, कोको कोला है, इनका मेन क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, ये तो हम लोग जानते हैं, बट जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, ऐसे ये पेप्सी कोको कोला में क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, बट ये एक ऐसा फॉर्मूला से बना हुआ है कि जो बड़ा ही यूनिक लगता है और पूरा दुनिया भर में, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड बड़ा ही पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है ये, ठीक है। इसका कितना सारा वेरिएंट भी ये बाद में निकाल लिया। इवन आपको पता है वो हम लोग का एक इंडियन कंपनी है, थम्स अप, जानते हैं सर आप लोग थम्स अप? सर क्या नहीं, कौन नहीं जानता थम्स अप? ये थम्स अप एक्चुअली इंडियन कंपनी था, किसी को पता है? बट बाद में थम्स अप को खरीद लिया कोको कोला ने, मोस्ट प्रोबेबली। एक सेकेंड रुको मैं देखता हूँ। इंडिया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैन्युफैक्चरर करेंटली कोका कोला, ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड, थम्स अप को एक्वायर कर लिया था, दिखाई दे रहा है सर? थम्स अप इज ए ब्रांड ऑफ कोको कोला इन इंडिया। The logo is a red thumbs up. It was introduced 1977 to offset the withdrawal of the Coca-Cola company from India. The brand was later bought by Coca-Cola, who relaunched it in order to compete against Pepsi. ठीक है, 2012 में थम्स अप इज द लीडर इन द कोला सेगमेंट इन इंडिया, कमांडिंग अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द मार्केट शेयर एंड ओवरऑल 15% मार्केट शेयर इन द इंडियन एरेटेड वाटर मार्केट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एरिया मतलब कम्पीट करने के लिए आया था कंपनी, बट थम्स अप को पता है वो चाहे तो फॉर्मूला किसी को भी सेल कर सकता है, तो वो क्या करेगा, कोको कोला को बोलेगा कि भाई मेरे को बड़ा अमाउंट पे करो, तो फिर मैं किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगा। तो ये जो अमाउंट आप ले रहे हो किसी से, नॉट शेयरिंग एनी, अब देखो सर समझ में आ रहा है,
not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial right of similar nature of information technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision of service, वो अमाउंट भी आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो ना सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। So these are very important for MCQ types of questions, but the provisions है ये सब MCQs में small questions पे पूछ लेते हैं सर, तो एकदम दिमाग में भर रखना। Okay. Any sum received under a key man insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy. की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है बोले तो, जैसे कि मैं आपको पेप्सी कोक का बात कर रहा था, पेप्सी का जो फॉर्मूला है, अब मैं आपको बताता हूँ, पेप्सी कोका कोला जैसे कंपनीज का ना हार्डली ऐसे होता है एट ए टाइम फॉर्मूला को जानने वाले सर 2 ही इंसान होते हैं, 2 पर पर्सन रहेगा, ठीक है। वो लोग इनके बीच में ऐसे भी कनेक्शन रहते हैं कि 2 पर्सन एक फ्लाइट में नहीं जा सकता, ऐसे भी मतलब वो लोग एक साथ 2 इंसान को खोना नहीं चाहेगा। तो ऐसे लोगों को अगर कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके अगेंस्ट में ना इंश्योरेंस करके रखता है। तो जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू से कोई सम किसी को रिसीव होता है ना, उसको भी बिजनेस इनकम पे लिया जा सकता है। बट सर इसका और भी एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर बाई चांस बिजनेस इनकम पे नहीं दिखाया गया तो फिर अदर सोर्स में चला जाएगा। इफ नॉट इन बिजनेस देन अदर सोर्स में भी जा सकता है। बट अगर बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कारण दिया जा रहा है तो बिजनेस में ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज, हर बिजनेस का एक की बंदा होता है और उस की बंदे के लिए इंश्योरेंस करना में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उनके लिए एक बिजनेस रिसीप जैसा है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, मतलब आज आपके पास वो स्टॉक है, ठीक है, आपकी दुकान का स्टॉक को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच, इसके ऊपर सम्स करेंगे तो क्लैरिटी और आ जाएगा। बड़ा पॉपुलर सम्स होता है सर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। मतलब इतना दिन आपकी दुकान में था, सपोज आपका फर्नीचर्स का दुकान है, ठीक है, सपोज आपका फर्नीचर्स का दुकान है या फिर कोई भी, मैं बस फर्नीचर्स तो बस एग्जांपल पे ले रहा हूँ, आपका कोई भी दुकान हो सकता है, बट ऐसा कोई चीज़ जिसको आप बाद में कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल एंटिक शॉप, ठीक है, आज आपका एंटिक शॉप है, तो एंटिक शॉप में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट एंटिक शॉप में दिख रहा होगा तो वो उसके लिए क्या है सर, एंटिक शॉप में जो एंटिक है, से फॉर एग्जांपल ये एंटिक शॉप है, इसमें जो घड़ी है या फिर जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका कितना दाम हो सकता है सर एंटिक चीज़ों का? लाख दाम हो जाता है ना सर? हाँ, लाख करोड़ों का भी दाम हो सकता है एंटिक का, डिपेंड करता है कि किस उसका इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो जो एंटिक है, जैसे सर ये मैं आपको बोल के रखता हूँ, ये वाला रिक्शा आजकल तो कोलकाता में दिखता नहीं है, तो अगर किसी के पास है तो लेके रख लो, एक टाइम पे बहुत दाम मिलेगा, ठीक है। जो शौकीन होता है ना सर, चढ़े हो सर आप लोग ऐसे रिक्शा में? हाँ, हाथ में लेके चलते हैं, हाँ अभी भी चलता है, अभी भी है किसी किसी जगह में, अभी भी है, बट अभी भी किसी के पास है तो लेके खरीद के रख लो, ठीक है। क्या पता 20 साल 30 साल बाद या 50 साल बाद सीरियसली बहुत दाम में बिक सकता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ओके, तो ये जो एंटिक है, ये सपोज मानो इनके दुकान में है, बट ये दुकान से लेके अगर आप अपने घर पे उसको एसेट की तरह ट्रेड करते हो, तो इतना दिन ये आपका इन्वेंट्रीज था, अब वो आपके इतना दिन इन्वेंट्री था, अब क्या हो रहा है, इन्वेंट्री से कहाँ चला जा रहा है सर, इन्वेंट्री से आपके कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका भी हिसाब किताब होता है सर। आज है कल कैपिटल एसेट बनेगा, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा बिजनेस इनकम पे उसका क्या असर आता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री जब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ भी बिजनेस का कुछ कन्वर्जन जरूर होगा, बिकॉज इन्वेंट्री आपका बिजनेस का पार्ट है बट कैपिटल एसेट आपका कैपिटल गेन का पार्ट है, तो जब कन्वर्जन होता है उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करेंगे सर। Any sum, whether received or receivable in cash or kind, on account of any capital asset other than land or goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded, transferred in respect of which the whole of the expenditure had been allowed as deduction under section 35 AD। याद रखिए, एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो मिल गया या तो मिलने वाला है, कैश में या काइंड पे, ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट, लेकिन किस तरह का कैपिटल एसेट नहीं,
लैंड छोड़ के, गुडविल छोड़ के, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के, लाइक शेयर्स, इक्विटी टाइप का छोड़ के, इसको डिमोलिश किया गया है, या डिस्ट्रॉय किया गया है, या डिस्कार्ड किया गया है, या ट्रांसफर्ड किया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैड बीन अलाउड एज डिडक्शंस, अगर उसमें जो खर्चा हुआ है उस खर्चा को टोटली डिडक्शंस में मिल रहा है एज पर सेक्शन 35 AD। आई विल डिस्कस अबाउट 35 AD, वेट करना। तो वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया उसको डिमोलिश करने में, मतलब लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के बाकी किसी भी तरह का एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, तो वो एक्सपेंडिचर को अगर डिडक्शंस में मिल रहा है तो उसको भी बिजनेस इनकम पे सेक्शन 28 में चार्ज करने का मौका मिलता है। मतलब वो एक्सपेंडिचर एक्चुअली आपका खर्चा हो रहा था किसी का, बट वो खर्चा भी इनकम में, कॉन्सेप्ट में चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसको तो क्वेश्चंस करके ही समझ सकेंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट बस इतना समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हो रहा है कैश और काइंड पे ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट being demolished, destroyed, discarded, transferred in respect of which the whole of the expenditure had been allowed as deduction। 35 AD का डिस्कशंस करेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 28 का मोटा मोटी एक, जितना सारा था मैं आपको जो जो पॉइंट्स में डील हो सकता था 28 में मैं आपको किया। अब आगे आगे बात करते हैं ना सर, बहुत कुछ है, मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं ना तो आप लोग ना हर बात को कनेक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये बिजनेस इनकम पे जाना चाहिए। अब 29 क्या बोलता है, computation of income under the head profits and gains of business or profession। As per section 29, the income referred to in section 28 has to be computed in accordance with the provisions contained in section 30 to 43D। ठीक है, सेक्शन 30 से लेके 43D में जो भी कैलकुलेशंस होगा वो एज पर सेक्शन 29 में क्या बोलते हैं, द इनकम रेफर्ड इन 28 में जो जो इनकम को लिया गया है उसका कंप्यूटेशन हो सकता है 30 से लेके 43D में। जैसे 30 क्या बोलता है, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स नॉट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर एंड इंक्लूड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस इन केस ऑफ प्रीमाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द एसएससी as a tenant, the amount of repairs would be allowed as deductions only if he has undertaken to bear the cost of repair to the premises। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, आपने कोई बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग को यूज करते हो उसका इंश्योरेंस करते हो। ठीक है, इन केस द प्रीमाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द एसएससी एज ए टेनेंट, द अकाउंट ऑफ रिपेयर वुड बी अलाउड एज डिडक्शंस। तो आप जो भी रिपेयर करोगे वो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा ओनली इफ ही हैज अंडरटेकिंग टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर द प्रीमाइसेस, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। इफ ही हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट, अगर वो उस मतलब एज ए टेनेंट भी उस खर्चे को लेने के लिए रेडी था तभी, अगर वो रेडी नहीं था तो फिर वो ओनर पे जाएगा, टेनेंट पे कभी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि टेनेंट खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर ले रहा है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाने के टाइम पे कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो खर्चा भी वो बिजनेस पे ले सकता है। ये सेक्शन 30 बोलता है सर, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स नॉट इंक्लूडिंग, मैं फिर से एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, नॉट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स अकाउंट्स में आप लोग जानते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई बताएगा मुझे? हाँ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स, कोई तो बोलो सर। যে খরচগুলো कैपिटल মানে एक्सपेंडिचर কোম্পানি वो ইনকাম हो করছে गया ना, तो एक जन बोलो, एक जन हाँ बोलो, आस्था बोलो। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो गया ना जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं कैपिटल गुड्स पे कि हम लोग को उसका रिटर्न बाद में मिलेगा, मतलब उसका बेनिफिट हम लोग को बाद में मिलेगा। बेसिकली तुम गुड्स पे बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आपका जवाब एकदम गलत नहीं है। शुभ बोल। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে কোনো কোম্পানি চালাতে গেলে যেগুলো হার্ডকোর খরচা করতেই হবে সেইগুলোই হচ্ছে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, যেমন রেন্ট দিতে হয়, ইলেকট্রিসিটি বিল, ট্যাক্সেস, রিপেয়ার। No, no, Subho, no. Not like that. Capital expenditure is not like that. Anyone else? और कोई बताएगा सर, what is the meaning of capital expenditure? Accounts के हिसाब से ही बोलो ना। There are two types of expenditure. One is capital, another is revenue. revenue। बोल जियाउल बोल। অ্যাসেট মেনটেন করার জন্য যে খরচাটা ওটাই তো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। एसेट मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे आस्था ने एक बात सही बोला था सर, कैपिटल गुड्स, देख बात कनेक्टेड है। ठीक है,
कैपिटल गुड्स मतलब क्या? सपोज आप अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, कोई एक दुकान बना रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया, ये आपका कैपिटल गुड्स है, ठीक है। मैं प्लांट स्पेशली बिल्डिंग को अगर मैं साइड कर लूँ 2 सेकंड के लिए, प्लांट एंड मशीनरी आपका कैपिटल गुड्स है। लेट बिल्डिंग आपका एसेट है, इसको कैपिटल गुड्स एग्जैक्टली नहीं बोलते, बट इसको एसेट तो बोल सकते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो एसेट, ठीक है। तो ये बिल्डिंग हो, मशीन्स हो, इसको एक्सपेंस, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा खर्चा किया जिस खर्चे से आपका बिल्डिंग का वैल्यूएशन इंप्रूव किया। सपोज बड़ा खर्चा हुआ, बिल्डिंग पे कलर किए, पूरा बिल्डिंग को कलर कोटेड किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक प्लांट एंड मशीनरीज पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल मशीनरी दिया, जिसमें मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरीज का एफिशिएंसी लेवल दुगना हो गया। पहले अगर वो घंटे में 1 आवर में 50 प्रोडक्ट निकालता था, अभी वो 1 घंटा में 60-70 प्रोडक्ट आउटपुट देता है, ठीक है। तो मतलब जिस खर्चे से आपका एसेट का वैल्यूएशन बढ़ता है, ठीक है, या फिर जिसमें एसेट बनता है, ठीक है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, जो बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब छोटा छोटा एक्सपेंसेस, जैसे कि सेल्स के लिए एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंसेस, ठीक है, जो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, वेजेस वगैरह, ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, जो बिजनेस करने के लिए मंथली खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए एक एसेट्स आपने लिया, उस एसेट्स को बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको ठीक किया आपने, ठीक है, तो ये जो भी एसेट्स लेना या फिर बिजनेस पे कोई बड़ा ऑफिस लेना, कोई बड़ा मशीन्स खरीदना, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें आपका बिजनेस मतलब उस, या तो वो एसेट लेने को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर एसेट को ठीक करने के लिए बाद में अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसमें एसेट का वैल्यूएशन ही चेंज हो गया, तो उसको भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। बात समझ में आया रे शुभो? হ্যাঁ ভুলে গেছিলাম, একটু গন্ডগোল হয়ে গেছিল। हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है दादा। ओके आस्था बोल, एक कैपिटल गुड्स के साथ कनेक्टेड है, बट क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब नॉट एग्जैक्टली कैपिटल गुड्स का एक्सपेंस। कैपिटल गुड्स में आप जो खर्चा कर रहे हो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गुड्स है आपका, सपोज आपका एक प्लांट है जिससे आप फ्यूचर में अर्न करोगे, जैसे कि एकदम सही बोला, तो उस मशीन में कुछ गड़बड़ हुआ, आप उस मशीन को ठीक किए, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब कैसा ठीक वो देखना पड़ेगा। नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम जिसमें उसका कैपेसिटी एनहांस होता है, कैपेसिटी एनहांस हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ रिपेयर वगैरह करोगे तो रेवेन्यू हो जाएगा, रेंट दोगे रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं, हम लोग कैपिटल का बात कर रहे हैं। ओके ना रोशनी? प्रिया समझ में आ रहा है? प्रिया है दादा। हाँ सर। ओके, तो अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट इंक्लूडिंग एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। आप कोई बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग लिए हो, उसके आप इंश्योरेंस भर रहे हो। इन केस द प्रीमाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द एसएससी एज अ टेनेंट, द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स वुड बी अलाउड एज डिडक्शंस, as deductions only if he has undertaken to bear the cost। अगर वो ये कॉस्ट को बियर करने का लिया है कि भाई ठीक है मैं टेनेंट हूं बट मैं खर्चा करूंगा रिपेयर दी प्रीमाइसेस, तभी वो डिडक्शंस ले सकता है। अदरवाइज ये तो एक्चुअली ओनर का काम होता है नॉर्मली, बट टेनेंट का काम नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अगर वो अंडरटेक करता है कि नहीं मैं खर्चा करूंगा, तो इन दैट केस वो खर्चा को ले सकता है। वो जो रिपेयर कॉस्ट था उसको डिडक्शंस पे दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 30 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या ये सब एडमिशेबल डिडक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एडमिशेबल डिडक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 30 से लेके 40 डी में भयंकर टाइप में बोला गया है। सेक्शन 30 ये एक डिडक्शंस के बारे में आपको बोला, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए कोई खर्चा, या फिर कोई टेनेंट अगर कोई बिल्डिंग को रिपेयर कर रहा है, अगर वो रिपेयर करने का जिम्मा लिया था, ठीक है, तो वो डिडक्शंस ले सकता है कि भाई मैं टेनेंट हूँ पर मैंने बोला था कि मैं खर्चा करूंगा और रिपेयर करके खर्चा किया, तो डिडक्शंस मिल सकता है। एकदम लॉजिकली सोचना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना, ठीक है। 31 अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरीज।
प्लांट एंड फर्नीचर्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। वही फिर से वही बात, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसको भी डिडक्शंस मिलता है। 32 डेप्रिसिएशन, इसके बारे में तो हम लोग कल के क्लास में ढेर सारा बातें किए, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए ना। चलो सर रिकॉल कर देते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन सबसे सेलिब्रेटेड माना जाता है। बिना डेप्रिसिएशन का तो बिजनेस का बात ही नहीं होता। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शंस, मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शंस। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, asset may be used for the purpose of business or professions at any time during the previous year. Asset must be used for the purpose of business and professions. Asset must be, मतलब जिसका depreciation आप लेना चाहते हो उसको यूज तो करना पड़ेगा ना। कब सर? हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जैसे करेंट प्रीवियस ईयर इज हमारा 2021 और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है सर? 21-22। तो 21-22 में बैठ के अगर हम 20-21 में जो भी हिसाब बिजनेस का हिसाब किताब किए हैं, जो भी मशीन्स को यूज किए, जो भी एसेट को यूज किए, इसलिए बोल रहा है एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, तो अगर यूज नहीं होगा तो फिर बात तो बनेगा नहीं ना सर, यूज होना जरूरी है। नोट, if the asset is acquired during the previous year and is put to use for less than 180 days during that previous year, then only 50% of the depreciation calculated at the rates prescribed will be allowed। ये तो हम लोगों ने कल भी बताया था। The asset should be owned, क्या बोल रहे सर? The asset should be owned wholly or partly by the assessee, मतलब जिसका एसेट्स का कैलकुलेशन है वो या तो वो पूरा या फिर होली और पर्शियली उसका होना चाहिए, मतलब ओनरशिप रहेगा तभी ना। दूसरे के एसेट पे थोड़ी ना आप डिप्रिसिएशन चलाओगे, जिसपे आपका ओनरशिप या तो पूरा या तो आधा ओनरशिप तो आपका रहना चाहिए, तभी जाके आप उस पर डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, डिप्रिसिएशन अगर मतलब क्लेम करेंगे तो ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा बात है या बुरी बात है? अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा बात है? डिप्रिसिएशन क्लेम करना अच्छा बात है कि बुरा बात है? हेलो, अच्छा बात है। अच्छा बात है। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सपोज हम लोग इधर क्या दिखाते हैं, बाई सेल्स और इनकम, ठीक है, बाई सेल्स और जो भी इनकम हमारा होगा। हाँ बोल, कोई कुछ कहना चाह रहा है? डिप्रिसिएशन दिखाने से उसका नेट प्रॉफिट भी घटता है और उसका ट्रू वैल्यू भी मिलता है। एक साल डिप्रिसिएशन हुआ है वो जान सकते हैं, वो जान सकते हैं। वेरी गुड। बेसिकली डिप्रिसिएशन शो करने से, जैसे मेरा कुछ इनकम हुआ है, मेरा कुछ एसेट्स भी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ पीएल को बता रहा हूँ आपको। तो क्या करते हैं, सेल से हम लोग एक्सपेंस को इधर बाकी टू अदर एक्सपेंस भी ऑल्सो है, ठीक है। अब अकाउंट्स तो नहीं करेंगे सर, बस दिखा रहे हैं आपको। तो इनकम से एक्सपेंस को हटाएंगे, इसके अंदर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है। सपोज मानो कि हमारा 1 लाख का इनकम आ रहा था। कितने का इनकम आ रहा था? 1 लाख का। एक्सपेंस इधर था 5000 का, ठीक है। डिप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस अगर नहीं है तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? 95,000, यस ना? 95,000। लेकिन अगर मानो डिप्रिसिएशन है, मेरा एसेट का 10,000 का डिप्रिसिएशन है, तो फिर मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा ना। मेरा प्रॉफिट चेंज होके कितना हो जाएगा? 85,000। तो दिस इज बेनिफिटेड टू द बिजनेस, ये बिजनेस को बेनिफिट देगा, बेनिफिट होगा ना, कि उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज उसको तो प्रॉफिट पे टैक्स देना है। बिजनेस विल गेट बेनिफिट। पहले 95,000 पे टैक्स देना पड़ रहा था, अभी तो 85,000 पे टैक्स देगा, तो फिर डिप्रिसिएशन क्लेम करने में उसको सुविधा होता है। इसीलिए बिजनेसमैन चाहता है कि मैं डिप्रिसिएशन मिले, और सरकार भी उसके लिए इसलिए प्रोविजंस बना के रखा है, गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रोविजंस बिल्डअप करके रखा है सेक्शन 32 में। वो भी अगर, हाँ उसमें भी बोल के रखा कि अगर आप डिप्रिसिएशन रेट तो आप लोगों ने कल पूरा देख लिया है ना, पूरा डिप्रिसिएशन आप लोगों ने देख लिया, मैंने आप लोगों को पूरा डिप्रिसिएशन का चार्ट भी दे दिया, ठीक है। अच्छा देखना, मैंने जो पढ़ाया था और जो चार्ट दिया उसमें थोड़ा अपडेशन है। मैं एकदम लेटेस्ट वाला चार्ट आप लोगों को शेयर किया, उसमें देखना एक 45% वाला रेट भी आपको दिखेगा, जो कल के क्लास में मेरे जो नोट्स था उसमें अपडेशन नहीं था,
ठीक है, बट मैं कल जो आप लोगों को शेयर किया, ठीक है, उसमें देखना वो अपडेटेड है। उसमें आपको एक दिखेगा जो 40% का रेट था, एक जगह में वो 45% का भी रेट है। किसी ने चेक किया? किसी ने चेक किया? करके देखना सर, वो थोड़ा लेटेस्ट है जो आप लोगों के लिए मैंडेट मतलब एप्लीकेबल है सर। ठीक है, मैंने जो नोट से पढ़ा रहा था उसमें 45% था नहीं, इसलिए बाद में मैंने उसको अपडेट करके आप लोगों को शेयर किया। ठीक है, देख लेना एक बार उसमें। ओके, तो डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शंस। तो इसमें आप देखनी कि 180 दिन के कम का है तो क्या होगा, 180 दिन से ज्यादा है तो क्या होगा, ये तो आप लोग कल देख लिए थे। अच्छा, एसेट उसका होना चाहिए। अच्छा, द डिप्रिसिएशन शैल बी allowed on written down value of the block of asset at the prescribed rate, है ना सर, except in the case of asset of power generating units in respect of which depreciation has to be calculated as a percentage of actual cost। बताऊंगा सर आप लोगों को, पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेशंस होता है, क्या होता है आगे बात करेंगे, क्वेश्चन करने से क्लियर हो जाएगा, बट अभी से क्या चल रहा है बस आप कनेक्ट कर रहे हो, जान रहे हो। एज पर सेक्शन 12 2 सबसेक्शन 11 ब्लॉक ऑफ एसेट यू नो मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स falling within a class of asset comprising building, machinery, plant or furniture being tangible assets. Know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee, ये सब होता है intangible asset। एक सवाल करें सर, intangibles का रेट क्या है? intangibles का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना माना जाता है एज पर इनकम टैक्स? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब तो इंटेंजिबल्स है ना सर। इंटेंजिबल्स का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, कितना है सर, बोलो ना, कल ही तो पढ़े। इंटेंजिबल एसेट्स का रेट, हाँ सर, भूल गया जियाउल, 25% है। हाँ 25%, 25% है ना, क्या रहता था, भूले गए चीज দেখা হয় একবার দেখে নিবি রেটগুলো, এগুলো এমসিকিউতে জিজ্ঞাসা করে নেয়, ঠিক আছে, স্পেশালি ইনট্যাঞ্জিবলসটা খুব জিজ্ঞাসা করে। ओके, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच द रेट ऑफ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो जो भी रेट है वो देना पड़ता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस भी कल देखा ना सर, रिटन डाउन वैल्यू का रहने से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका भी हिसाब हम लोग देखे। फिर भी यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है कि WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, जो लेटेस्ट WDV रहता है ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, फिर इसके साथ ऐड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट, अगर कुछ भी एसेट हम लोग उस पर्टिकुलर ईयर में एक्वायर करते हैं, मतलब कोई एडिशन करते हैं प्रीवियस ईयर में। सपोज प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर करेंटली हम लोग का 2020 और 2021 चल रहा है, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, है ना सर, और असेसमेंट ईयर इज 21, 22। तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी एसेट्स लेंगे उसको ऐड करेंगे, कल तो ऐसे क्वेश्चंस भी किए, फिर उसको टोटल करेंगे, फिर वहां से मनी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक व्हिच इज सोल्ड डिस्कार्डेड, अगर कोई एसेट सेल हो जा रहा है, ऐसा भी हिसाब रह सकता है, कोई एसेट अगर आप बेच दे रहे हो, जैसे अकाउंट्स में भी करते थे, तो डिमोलिश्ड या डिस्ट्रॉयड कर रहे हो, उसको लेस कर देना, ठीक है, मनी रिसीवेबल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक व्हिच इज, मतलब अगर ब्लॉक के अंदर है, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड, तो उसको लेस कर दो, फिर आपको क्या मिलेगा, WDV एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन विच डिप्रिसिएशन इज अलाउएबल। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो भी डिप्रिसिएशन रेट है, प्रेस्क्राइब रेट है, उस रेट से WDV को इंटू करो तो आपको पता चलेगा कि कितना करेंट रेट में आपको डिप्रिसिएशन माइनस करने को मौका मिलेगा। ठीक है सर, तो ये प्रो फॉर्मा वाइज आपने देखा। किसी का कुछ सवाल चल रहा है क्या मन में, बोलो सर, कोई सवाल चल रहा है तो बोल लो, मुझे ऐसा लगा। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ कहना चाहते हो? ओके, अच्छा ठीक है ना, ये डिप्रिसिएशंस का रिकॉल हुआ ना, कल तो हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, और भी सॉल्व करना है, बट प्रोफॉर्मा, हाँ বল, বলছি সবসময় যদি অ্যাডিশনাল ডেপ্রিসিয়েশন কি যদি না বলা থাকে কি আমরা ইউজ করব না? না, ডিপেন্ড করছে, কোশ্চেনে যদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট থাকে হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট দিলো না, তাহলে অ্যাজিউম করে নিবি কি আমি অ্যাডিশনাল ডিপ্রিসিয়েশন নেই। আচ্ছা, আর যদি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট দেয়া থাকে তখন অ্যাপ্লিকেবল। ऑब्वियसली, ये देखना, अभी अभी एडिशनल पे ही बात करेंगे।
अभी एडिशनल भी बात करेंगे। अच्छा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम पे ऑलवेज याद रखना सर, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऑफ एक्विजिशन, देन डिप्रिसिएशन ऑन सच कॉस्ट वुड बी 50% ऑफ द प्रेस्क्राइब रेट। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने मतलब अगर 180 दिन से कम का यूज है तो जो भी रेट होगा 25 होगा तो 12.5 यूज होगा, 15 होगा तो 7.5 यूज होगा, 10 होगा तो 5 यूज होगा, जो कल के क्वेश्चंस पे भी हम लोगों ने करके रखा है। थोड़ा एक बार गो थ्रू करो ना कल वाला क्लास का जो भी सवाल हुआ था, आज भी करना है, लेकिन देखते हैं सर प्रोविजंस को करना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा था कि पहले क्वेश्चन कराओ, फिर मुझे लगा नहीं, अगर मैं बिना प्रोविजंस का सवाल आपके साथ कराते जाऊं ना, आप लोग भी ना बार बार प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसलिए ना मैं प्रैक्टिकल्स कराने से पहले प्रोविजंस पे फिर से एक बार सोचा नहीं, प्रोविजंस ज्यादा जरूरी है पहले, क्योंकि ये सब टैक्स का कैलकुलेशंस क्या है, प्रोविजन बेस्ड है। अगर आप प्रोविजन जानोगे तो मैथ्स भी कर पाओगे, सम्स भी कर पाओगे, लेकिन अगर प्रोविजन ही आपको वो क्या बोले सर, मतलब एकदम नील बट्टा सन्नाटा हो जाए ना, मुश्किल में पड़ जाएंगे। 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, याद रखना है सर सेक्शन, ठीक है, सेक्शन याद रखना है सर। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, एडिशनल डिप्रिसिएशन जो यूज करना है, जो कल के क्लास में हम लोगों ने यूज किया था, ये अच्छा बात है कि कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज पहले ही हम लोग ले चुके हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी एक्वायर्ड और इंस्टॉल्ड, याद रखना सर डेट 31 मार्च 2005 के बाद एक्वायर करना चाहिए, उससे पहले वाला अगर कोई एसेट है उस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं यूज कर सकते। हेलो प्रिया, रोशनी, प्रियतमा, सबको बोल रहा हूँ, समझ में आया बात? एडिशनल डिप्रिसिएशन सुबह, एडिशनल डिप्रिसिएशन का क्या केस है, अगर 31 मार्च 2005 से 5 के बाद लिया तब भी उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन यूज कर सकता है, अगर उससे पहले का मशीन से है तो एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। जियाउल चौथा बोल, समझ में आया बात? ये याद रखना है सर, ये डेट। सर एक चीज पूछना है। हाँ बोल। सर वो जो नोट लिखा हुआ है इफ द एक्चुअल कॉस्ट एसेट, ये क्या हर एसेट के लिए है? ये जो 180 डेज के लिए के अंदर हाँ जो मतलब अगर एक्वायर किया कोई एसेट तो 50% वुड 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट जो दिया हुआ है हाँ, नोट कल में के जो लिखा हुआ है नीचे वाला हाँ नहीं। मैं समझ गया तू जो नीचे बोल वाला रहा मुझे है। पता है, नोट का सिर्फ पूछ रही है ये क्या हर एसेट के लिए है? हाँ ये एवरी वाला एसेट के लिए, एवरी एसेट के लिए, मतलब अगर तुम 180 डेज से कम यूज करोगे तो फिर उसमें जो भी तुम्हारा रेट होगा प्रेस्क्राइब रेट, जो कल रेट का पूरा चार्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जो भी एसेट क्लास के हिसाब से, बिल्डिंग हो, फर्नीचर्स हो, हाँ उसका 50% करके फिर जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन रेट है वो पर्टिकुलर निकाल, एसेट का फिर हाँ वही हाँ निकालेंगे। मतलब समझ अगर गया। 180 दिन से ज्यादा यूज है तो पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा, 180 से कम है तो आधा डिप्रिसिएशन लगेगा, हर एसेट के लिए, हर एसेट के लिए। हाँ। ओके, बाकी क्वेश्चन करते करते ना और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। अच्छा, additional depreciations 20% of the actual cost of plant and machinery acquired and installed on or after 31st March 2005 by an SSE engaged in the business of manufacture of production of any article or thing or in the business of generation transmissions। सुबह जो पूछ रहा था तो मुझे, business of manufacture or production of any article or thing or in the business of generation transmission or distribution of power shall be allowed। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे कि एक कंपनी का नाम बताओ ना सर, ऐसे तो बहुत सारा है, पावर जनरेट करते हैं, पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी चलेगा ना? नेशनल थर्मल सरकारी है, इसका भी कम मार्केट में शेयर है, ये भी अच्छा बिजनेस करता है, एनटीपीसी शेयर। ऐसे सुबह के साथ मेरा बात होता रहता है शेयर मार्केट का, एनटीपीसी का शेयर अच्छा मूवमेंट लिया है सुबह, ज़्यादा शेयर मार्केट में डिस्कस नहीं करना है अभी, ठीक है। अच्छा, एनटीपीसी छोड़ के, ऑलरेडी इन्वेस्टेड। हाँ ऑलरेडी इन्वेस्टेड, थैंक यू मुझे पता है तेरे पास है। एनटीपीसी का ग्रोथ भी अच्छा है लास्ट 6 मंथ्स में, अगर देखो 90 से, अच्छा मतलब पावर सेक्टर्स में ऐसे मूवमेंट थोड़ा कम रहता है, बट फिर भी एक कंपनी का नाम याद आ गया, ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, अदानी ट्रांसमिशन का नाम याद आ गया। ये देखो सर सर, वेस्ट बंगाल में हो सीएससी पकड़िए ना। हाँ हाँ हाँ, सीएससी सीएससी, हाँ वो भी एक अच्छा है। अदानी ट्रांसमिशन, नहीं इसका कुछ दिनों में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, देख 6 मंथ्स का ग्रोथ देख इसका, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब सिर्फ अच्छा नहीं, जस्ट लुक एट दिस 6 मंथ्स ग्रोथ अदानी ट्रांसमिशन का,
250 समथिंग चल रहा था, अभी 1059 चल रहा है। मतलब इसके बिजनेस में नहीं कि बिजनेस में 4 चांद लग रहा है, वो अलग बात की सरकार के साथ कनेक्शन है, ठीक है, बट बिजनेसमैन को तो बिजनेसमैन की नज़र से सोचते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, और तू बोला कि ये CAC कोलकाता का CESC, हाँ ये 614 चल रहा है करेंटली। 6 मंथ्स का डेटा देखे तो बीच में अप हुआ था, फिर डाउन में गया। लास्ट 1 साल में थोड़ा साइडवेज है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बट साइडवेज है, मतलब थोड़ा अप हुआ था बीच में, बट उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन साइडेड दिख रहा है। बट ठीक है, वो इसका चर्चा तो नहीं करना है कि इसका ग्रोथ है नहीं है, वो चर्चा भी नहीं करना है, ठीक है। बेसिक चर्चा का विषय था कि किस तरह का बिजनेस के केस में आपको डिडक्शंस मिलता है, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। तो बिजनेस ऑफ जनरेशन, मतलब मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग or in the business of generation or transmission or distribution of power shall be allowed. If plant and machinery is acquired and put to use for the purpose of business or profession for less than 180 days during the previous year in which it is acquired, additional depreciation will get restricted to 10% of actual cost. मतलब actually 20% का 50%, 50% of 20. The balance additional depreciation of 10% of actual cost will be allowed in the immediate succeeding previous year. However, additional depreciation will not be allowed on the following प्लांट। और चलो देख लेते हैं कहाँ एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एडिशनल डिप्रिसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशंस का बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ा ही हॉट टॉपिक है। लेकिन कुछ ऐसा भी एरिया है जहां पर एडिशनल डिप्रिसिएशन को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा सर, क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन अपने आप में ही एक बड़ा हॉट एरिया है। तो उसके अंदर ऐसा भी एरिया है जहां पर हम लोग 32% का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑफिस अप्लायंसेस, मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, मतलब सेकेंड हैंड मशीनरी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना है मुझे, ठीक है। सेकेंड हैंड मशीनरीज के ऊपर बात नहीं बनेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन, याद रखना सुबह। मशीनरी इंस्टॉल्ड, मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पावर जनरेशन में है, फिर भी सेकेंड हैंड मशीनरीज पे नहीं है। मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस, प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, उसमें भी नहीं है एडिशनल डिप्रिसिएशन। Machinery in respect of which the whole of the actual cost is fully allowed as deductions whether by way of depreciation or any one previous year, ठीक है, ओके। चलो सर 32 का तो एक ओवरऑल समझ में आया, ठीक है। 32 फिर से रिकॉल हो गया, ऐसे डिप्रिसिएशन पहले भी मैंने बात किया था। 35 अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर क्यों ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों चिल्ला रहे हो आप? अरे सर बहुत सवाल पूछता है बीपी का, MCQ क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं यहाँ से, रेडी रहना। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, वीवीआईपी पॉइंट है, ठीक है। जैसे डिप्रिसिएशन एक वीवीआईपी था, ये अनदर वीवीआईपी एरिया में आ गए। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा मैं एक बार पूछना चाहता हूँ सर, आप लोगों को कनेक्ट हो रहा है ना जो भी पढ़ाई चल रहा है बीपी का? हाँ दादा। ओके सर, आप लोग हाँ बोलते हो तो खुशी होता है, ना बोलते हो तो दुखी में नहीं होता, पर चिंता होता है कि कैसे फिर से समझाओ। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी, एनी एक्सपेंडिचर, एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सर फिर से आ गया रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आस्था देख रहा है तू, रेवेन्यू कैपिटल आ गया तो फिर से मुझे तेरा नाम याद आ गया। आस्था दिखाई दिया? हाँ सर देख रहे हैं। हाँ ठीक है। एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, याद रखिएगा सर, अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। जमीन खरीदने को छोड़ के, अरे बिजनेस करना है करो, बट जमीन खरीदने को छोड़ के जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है। जमीन लेना समझते हो ना? अरे सर कोई भी बिजनेस करना है जमीन तो लेना है, लैंड तो एक्वायर करना है, बिना जमीन का तो बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। लेकिन उसके पीछे कुछ खर्चा हो रहा है, किस तरह का खर्चा? साइंटिफिक रिसर्च का। मतलब आपका जो बिजनेस है वो साइंटिफिक रिसर्च तो हर चीज में करना पड़ता है, ठीक है। तो एनी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड on scientific research for in-house research related to its business is allowable as deductions। अगर आप बिजनेस करने के लिए कोई रिसर्च कर रहे हो तो वो डिडक्शन है। सपोज आप आपके पास आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, लाइक ज़्यादा बहुत बड़ा कोई बात नहीं है, सिंपल आप व्हाट्सएप जैसे ही बना लो, आप व्हाट्सएप जैसे ही बना लो, एक सोशल चैटिंग सॉफ्टवेयर ही बना लो। जैसे मैं अपने हिसाब से कुछ कोशिश करता हूँ सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही याद आ गया,
मैं अपने बिजनेस के लिए करता हूँ, इसलिए मुझे याद आ गया। मतलब मेरा ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो कोचिंग है, इस कोचिंग के लिए मैं अपने से करता रहता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं वो किसी से नहीं कराता सर, खुद ही करता हूँ। जैसे इसका एक ऐप भी मैं अभी मतलब धीरे धीरे बिल्ड किया था एक बार, फिर इसको मैंने थोड़ा ये कर दिया। ये मेरा जो वेबसाइट है आप देख सकते हो, ksgsquared.in। इसको मैं ना आजकल उतना टाइम नहीं मिलता, मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर चीज़ वेबसाइट में दे दूंगा। मतलब जैसे आप लोग अभी यूट्यूब लिंक भी मिलता है आप लोगों को, मैं सारा का सारा डिटेल्स एकदम पूरा एकदम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वैसे वेबसाइट में रहेगा। आप वहाँ से कभी भी जाके जो भी ज़रूरी है आपको नोट्स निकालना, एवरीथिंग पहले भी करता था सर मैं, लेकिन आजकल ना थोड़ा लैक ऑफ टाइम के कारण नहीं कर पा रहा हूँ सर। जैसे ये जो वेबसाइट है ये मेरा अपना बिल्डअप किया हुआ है पूरा का पूरा। आप लोग अच्छा होगा तो बोलिएगा, अगर खराब लगे तो भी बोलिएगा कि सर अच्छा नहीं बना है। सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर कभी पहले विजिट किए हो तो उनको पता है, जो नहीं विजिट किया उनको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखना सर, इसमें जो जो कोर्सेज होता है उसका डिटेल्स है, ठीक है। CA CA CMA CFA 11-12 से CA का फाउंडेशंस का प्रिपरेशन, शेयर मार्केट NISM जो भी है, ठीक है, BCom का पढ़ाई। यहाँ पर वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अभी तो जस्ट एक डेमो ऐसे रखा, पैसा निकालने का, कॉमर्स का पढ़ाई है तो सिर्फ पैसा ही बात करते हैं सर हम लोग। फिर इस तरह का डिटेल्स, टीचर्स का नाम जो भी है। यहाँ पर एक फ्री नॉलेज रिसोर्सेज ऑनलाइन प्रोग्राम्स का भी एक मेरा आ रहा है सर, उसमें मैं पूरा पूरा एडिशंस कर दूंगा कि आप ऑनलाइन में गूगल से भी पढ़ाई, मतलब गूगल के साथ भी कुछ कनेक्टेड पढ़ाई है, मैं वो भी बताऊंगा। टैक्स रिलेटेड कुछ है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। फिर फ्री नॉलेज रिसोर्सेज, आप अगर देखो यहाँ पर फ्री नॉलेज रिसोर्सेज पे, यहाँ पर मेरे पहले ना सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकम टैक्स BP का पूरा स्टडी नोट मटेरियल्स एवरीथिंग मेरा अपलोड किया हुआ था। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फाउंडेशंस का था, ठीक है। ये सब PDF है, डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, NISM NCFM का सब कुछ मेरा अपलोडेड था, आप डाउनलोड करोगे सब आप डाउनलोड हो जाएगा। तो एक्चुअली इस तरह से मैं फिर से आप लोगों के लिए इसको लाऊंगा, आजकल टाइम का अभाव है सर और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो पूरा मैप के थ्रू से किया हुआ है, जैसे एक वेबसाइट होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो ये मैं अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, लेकिन इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको साइंटिफिक रिसर्च बोलेंगे आई डोंट नो, बट हाँ अगर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बना दे इसके थ्रू से, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप एक स्पेशल एरिया बनाया है, यहाँ पर व्हाट्सएप का बात किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करने से ना व्हाट्सएप में आ जाएगा, मतलब कोई भी मोबाइल में करेगा ना तो मेरे व्हाट्सएप में डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हो सकता है। तो लेट्स बिल्ड कैरियर एंड प्रोफेशनल लाइफ वॉट। तो कुछ भी आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करो। एक और भी वेबसाइट आ रहा है, उसको भी देख रहे हैं सर क्या किया जाए उसके साथ। एक और एक भी एक बात चल रहा है सभी सीनियर स्टूडेंट के साथ की, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का एक प्लेटफॉर्म, मतलब स्टॉक मार्केट गाइडेंस एंड म्यूचुअल फंड गाइडेंस के ऊपर एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, सब आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है सर। बोलो सर। বলছি পরের সময় হলে একবার একটু হিন্দ কপার শেয়ারটা দেখো। हिंद कॉपर, ओके ठीक है, जरूर बात करूंगा। अच्छा, तो ये डिजाइन बहुत खराब हुआ? हेलो, पूछ रहा हूँ आप लोगों से। দারুণ হয়েছে। ठीक है सर, तो बेसिकली ये कोशिश किया मैंने, थोड़ा बनाया। बाकी बेसिकली आप बात समझे ना, कोई भी एक्सपेंडिचर्स किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। बस ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नथिंग मोर देन दैट, कि ताकि आप कोई भी बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का खर्चा करते हो, उसमें अगर बहुत हाई फाई खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो रहा है, तो उसको डिडक्शंस मिलता है। बस इसी के लिए मैं बोल रहा था। इसके पीछे तो मेरा बहुत हाई फाई खर्चा नहीं हुआ, तो इसको मैं डिडक्शंस जरूरी नहीं है, बट बेसिकली जब करोड़ों का खर्चा हो जाए ना किसी चीज़ में, तो वो सब आ सकता है सर, एकदम आ सकता है। करोड़ों क्या, लाखों का भी खर्चा हो जाए तो भी उसके ऊपर लोग कंसर्न हो जाते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो था जियाउल, पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? है सर। तो any revenue and capital expenditure other than cost of acquisitions of land, scientific research and in-house research related to business is allowable as deductions. Section 35(1) subsection I and Section 35 subsection 1 clause 4, ठीक है, and Section 35(2). सर क्या क्या बताते हैं थोड़ा देख लेना चाहिए, तीनों सेक्शन ही बड़ा वाइटल सेक्शन सर, तीनों सेक्शन ही बड़ा वाइटल सेक्शन सर। एक सेकेंड,
Deduction is also allowed in respect of payment of salary or purchase of material inputs for such scientific research during 3 years immediately preceding the year of commencement of business. Deduction is also allowed in respect of payment of salary or purchase of material inputs for such scientific research. मतलब scientific research करने के लिए अगर तुम किसी को कुछ पेमेंट करते हो, सैलरी देते हो या रॉ मटेरियल इनपुट लेते हो, ठीक है, ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है उसके पिछले 3 साल में, जिस साल आपका बिजनेस आप चालू कर रहे हो उसके पिछला 3 साल में साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप किसी को कुछ सैलरी पेमेंट किया, अगर आपने किसी को कुछ मटेरियल इनपुट के लिए किसी पर्टिकुलर मैटर पे खर्चा किया, तो उसको आप डिडक्शंस पे दिखा सकते हो. सच एक्सपेंडिचर इज डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड इज हेंस अलाउड एज डिडक्शंस. सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई. सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई. क्लियर है सर? बोलिएगा. क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूं. बोलो, क्लियर है ना? हाँ सर. ओके. कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the year of commencement of the business is also deemed to have been incurred. Capital expenditure ये था क्या सर? ये था सैलरी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स, और ये बात कर रहे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे. Incurred during 3 years immediately preceding the year of commencement of the business is also deemed to have been incurred in the year in which business is commences and is hence allowed as deduction in that year. मतलब ऐसे माना जाएगा कि वो उस साल का खर्चा है, 3 साल पहले खर्चा किया, पर डीम्ड माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर साल का है. यहाँ पर भी सेम बोला है, 3 साल पहले का खर्चा है, मतलब प्रीवियस 3 years का खर्चा है, लेकिन माना जाएगा कि इस साल का खर्चा है. सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4. रीड विथ सेक्शन 35 सबसेक्शन 2. इन केस ऑफ कंपनीज engaged in the business of, ध्यान से सुनिएगा, बायोटेक्नोलॉजी. क्या टेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी. और मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के साथ है कोई आर्टिकल और थिंग बनाते हैं, listed in the 11th schedule, that is alcohol, spirit, tobacco products, cosmetics, toilet preparations, confectionaries and chocolates, toothpaste, dental cream, tooth powder, soap, etc. डिडक्शंस कितना मिलता है? डिडक्शंस कितना मिलता है सर? 100% of expenditure incurred on scientific research on in-house research and development facility is allowed, other than expenditure on cost of land and building. लैंड एंड बिल्डिंग का जो खर्चा है उसको नहीं लिया जाता. सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A-B में ये कहा गया है सर. ठीक है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का थोड़ा डिटेल्स है. कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, अगर आप आउटसाइडर्स को कंट्रीब्यूट करते हो, से फॉर एग्जांपल contributions made by any assessee to certain specified approved institutions shall be entitled to deductions of 100% of contribution made to. मतलब आप जो deductions, मतलब अमाउंट किसी को दे रहे हो ना, तो उसका 100% तक आप ले सकते हो deductions. किसको डोनेट करने में. अनदर ये तो सवाल पूछेगा, यहाँ से तो एक सवाल गारंटीड है, यहाँ से कुछ तो कुछ सवाल में रहेगा. ठीक है, चाहे MCQ पूछ ले या ब्रॉड क्वेश्चंस पूछ ले, याद रखिए सर. कहाँ 100% मिलेगा, ध्यान से फिर से बात को सुनिए. 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बताते हैं नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस, जैसे कि एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, कंपनी, कॉलेज, IIT. ठीक है, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस और यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इनको अगर कोई डोनेट करता है तो 100% तक का उनको डिडक्शंस मिलता है. 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च. 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 notified approved research associations, university, college, other institutions for research in social science or statistical research. ठीक है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च. स्टैटिस्टिकल रिसर्च याद आया, कोलकाता में एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है सर. इंडिया में 2 ही स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, एक है कोलकाता में. जानते हैं सर आप लोग? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? डानलॉप में. आपने देखा क्या लिखा हुआ था? रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलकाता. हाँ, ये डानलॉप सितिर मोड़ से आपको पता चलेगा. ये पूरा भारत में 2 ही है, एक कोलकाता में और मोस्ट प्रोबेबली एक दिल्ली में है. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पूरा रिसर्च का काम करते हैं. ये जो गवर्नमेंट का रिसर्च डेटा निकलता है ना सर, ये एक्चुअली ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वगैरह का ही निकलता है. ठीक है, ये देखो GT रोड कोलकाता 108, ये स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है. बहुत फेमस काम करते हैं सर. ठीक है, सिविल सर्विस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय 1959.
institute of national importance by the 1959 act of the Indian Parliament. It grew out of the statistical laboratory set up by प्रशांत चंद्र महालानबीस इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता. मतलब फेमस बात है सर इसमें. जैसे कि आप लोग जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, ये सब तो अपने जगह में, ये भी पार्लियामेंट है, बट सर ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ना एक अलग ही बात रखता है सर. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके लिए. मतलब ये जो रिसर्च करते हैं, इस रिसर्च और इन्फॉर्मेशन देश के बहुत काम आते हैं सर. कभी इसके साइट पे विजिट करके थोड़ा देख सकते हो. सर जरूरी है क्या? अरे नहीं सर, कुछ भी जरूरी नहीं होता, ये तो बस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. ठीक है. 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 35 सबसेक्शन 2 AA अप्रूव्ड नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम. इनके केस में भी 100%. ठीक है. तो ये था सर हम लोग का सेक्शन क्या सर 35. साइंटिफिक रिसर्च का डिटेल समझ में कुछ आया? हेलो, साइंटिफिक रिसर्च का प्रोविजन समझ में आया? ओके सर. तो अभी इसका और क्लैरिटी कैसे आएगा सर? जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आएगा. ठीक है सर. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है क्या? अच्छा चलो सर क्वेश्चन करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हो सकता है क्या? यस हो सकता है. एक मिनट रुको, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रेडी करता हूँ. तो कल के जैसा नंबरिंग का गड़बड़ हो गया, फिर आंसर मैच नहीं करा पाऊंगा. एक सेकेंड. ये मिस्टर गोपी वाला का आंसर मिल गया था ना सर आप लोगों को? मिस्टर गोपी ट्राई किए थे क्या? ওটা তো हाँ सर. ওটা हाँ তো सर ये ट्राई किए. सॉल्व करो. सर मेरा सिर्फ लीप ईयर में गलती हुआ था, पूरा राइट था. हम 365 डेज ले लिए थे. 366. 366 होगा. हाँ, मैं बोला था ना लीप ईयर का एक कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन को जब रीड किया था उस टाइम पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, बस वही एक गड़बड़ था. ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन था. हाँ শুভ কিছু বলছিলি বল. বলছি সলভ করাই তো ছিল ওখানে, আপনি যে পিডিএফটা পাঠালেন. হ্যাঁ আমি সলিউশন সমেতই দিয়েছিলাম যাতে তোদের অসুবিধা না হয়, তাই জন্যই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম একবারে. एक मिनट, साइंटिफिक रिसर्च रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मैन्युफैक्चरर टायर्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. साइंटिफिक रिसर्च रिगार्डिंग है. और एक क्वेश्चन है साइंटिफिक रिसर्च का. ये देखो, ये साइंटिफिक रिसर्च का ना पूरा समरी है. जो मैं आपको इतना देर से समझा रहा था उसका पूरा समरी है. ठीक है, जो भी मैं बोला उसका पूरा समरी किया हुआ है. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च. अब इसको भी यूज़ कर सकते हो. मैं शेयर कर लूँगा, ये वाला क्वेश्चन भी शेयर कर लूँगा, और इसको भी आप लोग कॉपी कर लेना सर. ये PDF में रख मत देना, इतना मैं आप लोगों को बस बार बार रिक्वेस्ट करूँगा. দাদা আজকে পাঠিয়ে দেবেন বিকেলের আগে? आज के ही पाठिए दो, आज के ही पाठिए दो. ये क्लास खत्म होगा और मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा रेडी है. जब कभी कभी रेडी नहीं रहता तो टाइम लग जाता है. ओके चलो सर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो, क्वेश्चन शो हो रहा है? आस्था, रोशनी, प्रियतमा, प्रिया देख पा रहे हो कि नहीं? ओके हाँ सर. ओके चलो सर, क्वेश्चंस को पहले रीड तो करो, क्या करने के लिए बोला है. चौथा क्वेश्चन कर, अभी मैंने पढ़ाया इसको. रीड करें? चलो सर. मिस्टर ए furnishes the following particulars for previous year 2021. Okay, compute the deductions allowable under section 35 for assessment year 21-22.
while computing his income under the head profits and gains of business and professions। सिंपल पूछा है आपको। आपको क्या पूछ रहा है कि आप बोलो कि अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए 1 लाख दिया। अमाउंट पेड टू IIT दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च 2,50,000 दिया। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अ कंपनी registered in India which has as its main object scientific research and development as is approved by the prescribed authority 4 लाख पेमेंट किया। expenditure incurred on in-house research and development facility as approved by the prescribed authority 3 लाख पेमेंट किया। कैपिटल, अच्छा उसमें और एक चीज बोला, रेवेन्यू एंड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 3 लाख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च 7.5 लाख दिया। ठीक है, 7,50,000 का दिया। तो यही आपको क्वेश्चंस में बोला है और आपको क्या कहा गया है कि सर आप इतना मुझे बताओ कि कितना अमाउंट इसका डिडक्शन मतलब अलाउेबल होगा अंडर सेक्शन 35 के हिसाब से। ट्राई करोगे? चलो सर मैं भी करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करो। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में क्या बोला है? अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें? ये इलस्ट्रेशन क्या था रे क्वेश्चंस में? इलस्ट्रेशन हाँ 5 इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो सर, एक ही बार में सारा का सारा आंसर निकल जाना चाहिए। तो हेडिंग कर लो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन कैलकुलेट करना है, तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21, 22 ना, 21, 22 मतलब 2021, 2022। तो बस हेडिंग कर लो, पर्टिकुलर का एक हेडिंग कर लो और एक अमाउंट का कॉलम बना लो रुपीस से साइन लगा के। ठीक है, और सेक्शंस का भी लिख लो, बिकॉज सारा का सारा रिकॉल भी हो जाएगा, आंसर भी एकदम परफेक्ट मैच होगा। ठीक है, मतलब आपको बाद में रिविजन्स करने के टाइम पे भी हेल्प हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ डिडक्शंस, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएगा सर बाद में जिसमें 100% अगर ना मिले तो इस केस में परसेंटेज ऑफ डिडक्शंस कितना परसेंटेज आपको डिडक्शंस मिलेगा ये भी आप एक बार बता देना यहाँ पर। और क्या बताना चाहते हो सर? अमाउंट ऑफ डिडक्शंस, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या है? पेमेंट फॉर साइंटिफिक। क्वेश्चन फिर से दिखाओ क्या? ओके, पेमेंट अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना सर? तो पेमेंट, अच्छा पूरा का पूरा ऐसे तो है पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो लिख लो पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्वेश्चंस जो भी करा रहा हूँ ना सर कॉपी में ज़रूर कर लेना, वो PDF में रख मत देना। नोट्स जो भी मैं देता रहता हूँ ना बीच बीच में नोट डाउन कर लेना। कैप्सूल्स उसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तभी जाके सर आप लोगों को भी पढ़ने के टाइम पे ज़्यादा याद रहेगा। द पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसमें पहला क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ना, हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो लिख लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, फिर है IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। APJ अब्दुल कलाम यहीं पर पढ़ते थे।
ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, कितना अमाउंट डोनेट किया था सर? कितना अमाउंट डोनेट किया था, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए 1 लाख? क्या होगा, पूरा का पूरा डिडक्शंस मिलेगा कि कुछ बात जाएगा? 100% है ना। 100% सर, एकदम 1 लाख। सेक्शन क्या है बोलो तो इसका? नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है ना ये, कौन सा सेक्शंस में आ जाएगा ये? चलो सर मैं आपको फिर से एक बार रीड करा देता हूँ। नोटिफाइड सेक्शन अप्रूव 35 सबसेक्शन 1। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 सेक्शन में 35 आएगा, सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। क्लॉज 3 या 2, ठीक से बोलो। नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, क्लॉज यूनिवर्सिटी, 3। कॉलेज, क्लास 2। अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और इसमें क्या बोला, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च कौन सा होगा? 2 होगा ना, बिकॉज ये तो सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च तो नहीं है ये, तो क्लॉज 2 होगा। हाँ बोल। না না ঠিক আছে ব্ল্যাক হয়ে গেছিল স্ক্রিনটা। ओ अब ठीक है। हाँ सर, 2 सेकंड के लिए हुआ था। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, ठीक है, ओके। डिडक्शंस 100%, डिडक्शंस कितना है? 100%। अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कितना हो जाएगा? 1 लाख, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और क्या होगा? नेक्स्ट क्या है, आईआईटी दिल्ली को दिया है, आईआईटी दिल्ली को दिया है, देखो अमाउंट पेड टू आईआईटी दिल्ली फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम। ये कौन सा सेक्शंस में आएगा बोलो तो? इसमें आ जाएगा, देखो अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, 35 सबसेक्शन 2 डबल ए, ठीक है, 35 सबसेक्शन 2 डबल ए। तो आईआईटी दिल्ली, मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ आईआईटी दिल्ली लिखने से ही होगा अभी, आईआईटी दिल्ली। कितना है? 2,50,000, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 डबल ए, ठीक है। अमाउंट 100%, डिडक्शंस 2,50,000, ओके। नेक्स्ट सर, और क्या बोला है? अच्छा, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, a company registered in India which has as its main object of scientific research and development as is approved by the prescribed authority। एक्स लिमिटेड को दिया है, कौन सा सेक्शंस में आना चाहिए सर? एक्स लिमिटेड को कौन सा सेक्शंस में आना चाहिए? यहाँ पर क्या बोला है उसके बारे में कुछ? अप्रूव्ड नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दिख रहा है सर? हाँ अप्रूव्ड सर। नोटिफाइड कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। हाँ सर, तो फिर आप लिखोगे एक्स लिमिटेड, कितना अमाउंट है? 4 लाख, 4 लाख ना? হ্যাঁ দাদা। 4 लाख। 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, हाँ 2A मतलब रोमन, हाँ रोमन 2 और स्मॉल ए। ये 2 डबल ए बड़ा था, ये स्मॉल 2A है। सर कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस के साथ आता है सर। अच्छा, ये जैसे ये सेम कैटेगरी में था ना, इसी कैटेगरी के अंदर इसको लाया गया है सर। ये एक्चुअली सबसेक्शन 1 क्लॉज के अंदर है 2A था, और ये जो है ये सबसेक्शन है इसीलिए। अच्छा, और क्या? अमाउंट यहाँ पर 100%, 4 लाख, यस सर। नेक्स्ट, अच्छा और क्या है सर? एक्सपेंडिचर, ये सब साइंटिफिक रिसर्च हो गया। क्वेश्चंस में और क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ 3 लाख का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला 7.5 लाख का, जिसमें लैंड पे देके रखा है 5 लाख का। क्या करना चाहिए सर? पहले तो हेडिंग बना लो सर इसमें, एक्सपेंडिचर
incurred on in-house research and development। ठीक है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करे? कितना अमाउंट बोला सर? 3 लाख? नहीं, एक बोला 3 लाख और एक बोला 7.5 लाख। एक बोला 3 लाख। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च क्या करेंगे सर? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 लाख पूरा पूरी आ जाएगा और 7.5 लाख भी पूरा पूरी आ जाएगा। नो सर, वो लैंड हट जाएगा। थैंक यू सर, वो लैंड हट जाएगा। वेरी गुड सर, मैं वही सुनना चाह रहा था कि कौन बताएगा। वेरी गुड जी राहुल। तो अल्टीमेटली आपका पर्टिकुलर्स का हेडिंग दे दो यहाँ पर। फिर से मैं सेकंड पेज में आ गया। पर्टिकुलर रुपीज सेक्शन परसेंटेज और क्या हेडिंग आएगा सर? अमाउंट ऑफ डिडक्शन, नहीं ना? अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ₹3 लाख का है। सेक्शन क्या हो जाएगा इसका? 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ओके, क्लॉज 1 है। परसेंटेज 100% ही है। अमाउंट 3 लाख ही हो जाएगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या केस है? इसका अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 7.5 लाख है दादा। लेकिन हम लोग कितना दे सकते हैं सर? 2.5 लाख दे सकते हैं। क्यों? वो 5 लाख नहीं मिलेगा सर। 5 लाख नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन जो लिए हैं उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख, ये नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख यहाँ पर मिलेगा। सेक्शंस क्या है इसका? सेक्शन क्या है? 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1A, ये है इसका क्लॉज। ठीक है, अच्छा, इसके हिसाब से ये अमाउंट जो 2.5 लाख का हम लोग यहाँ पर दिए हैं, ये 100% इधर मिलेगा। 2.5 लाख मिलेगा बट इसको नहीं दिया जाएगा, इसलिए 100% 2.5 लाख तो ठीक है, और यहाँ पर भी 2.5 लाख है। वो एक्चुअली पहले से ही एक्सक्लूड है। ठीक है, पहले से ही एक्सक्लूड है। वो लैंड का एक्विजिशन का कॉस्ट डिडक्शंस पे नहीं मिलता है सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो जो डेटा था कंप्लीटेड है सर। बस आप लोग मुझे इतना बता दो कि टोटल अमाउंट कितना होगा। 12,50,000। ठीक से बोल। 12,50,000। 3 लाख, 5.5 लाख, 5.5 और 4 9.5, 9.5 2 11 12 13 लाख हो रहा है। तो 13 लाख। हाँ 13 लाख हो रहे हैं ना? तो फिर ये जवाब क्या था? डिडक्शन हाँ सर, 13 लाख। अलाउएबल अंडर सेक्शन 35। ओके, बस यही है। तो ये अगर छोटा क्वेश्चन में पूछे तो कैलकुलेट करो फिर पुट करो। मैं तो फॉर्मेट वाइज करा दिया ताकि आप समझ पाओ। सेक्शंस भी लिखा दिया ताकि आप सेक्शंस को भी याद रख पाओ। ठीक है, क्वेश्चन एक ही था बट इसके अंदर जो जो डेटा सर जरूरी। अंडर सेक्शन 35 कौन सा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ अंडर ये डिडक्शन अलाउबल। डिडक्शन, हाँ डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 35। मेन सेक्शन क्या है? 35 ही तो है। ठीक है, मेन सेक्शन 35 है, उसके अंदर ये सब सेक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो ना, अभी तो पढ़ के आए। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन क्या है? 35। ठीक है, सेक्शन उसका 35 है। उसके अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर काफ़ी सारा जो भी था वो सब हम लोगों ने शेयर भी किया, क्वेश्चंस को किया, तो एक आइडिया क्लियरिटी हो गया।
क्लैरिटी आया कि नहीं आया सर? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। सर तो वो ये वाला कैप्सूल आप दे दीजिएगा, वो जो प्रोविजन सब लिखा हुआ है हाँ हाँ एकदम, वो तो देने के लिए ही है। हम पढ़ लेते हैं वो। यस मैं पूरा दे दूंगा, ठीक है, इसको प्रोवाइड सर कर बुक दूंगा। का बहुत झिचमिच किया, बुक का अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो सर मैं अपने से बनाता हूँ ना, तभी तो देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फिर मैं ये सारा का सारा आप लोगों को शेयर करता हूँ। अच्छा सुनो, अभी प्रोविजन खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आज और ज़्यादा नहीं कराऊंगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से करो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा सेक्शन 35 AD से बाकी रहा सर, ठीक है, बाकी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग घर में एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे इस पर बात करना चाहिए, और क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व कराना ही है क्लास में, तो अगला क्लासेस में और बाकी जो प्रोविजन रहा वो प्रोविजन सॉल्व करेंगे। फिर 35, 35D, 35 DDA, 36, ठीक है, 36, फिर एकदम और भी है सर, 36 के बाद फिर 37, एंड उसके बाद 40 का भी काफ़ी सारा है, 40 के बाद 43 भी है, ठीक है, 41 का भी है, तो काफ़ी सारा सेक्शन अभी भी बाकी है, उसको एक बार गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू तो सभी करेंगे, लेकिन उनमें से जो जो जगह इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन पर्पस, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत ज्यादा, उसको भी हम लोग कैलकुलेशन वे में ट्रीट करेंगे। जैसे ये जो एक था, एक डिप्रिसिएशन सेक्शन 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च, आगे आगे आएंगे सर। 44AB का हम लोग ऑलरेडी करके रखे थे, ठीक है, उसको फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है। 44AB वो टैक्स ऑडिट के बारे में याद है ना सर, इसका भी कुछ स्पेशल एरियाज है, इसको भी डील करना है। उसके बाद 44AE, तो और एक दो क्लास लगेगा सर बीपी में, बीपी को कंप्लीटली अंदर में एकदम ब्लड में लेने के लिए। हाँ सर, क्लैरिटी आ रहा है ना सर? बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे ग्रिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत का चैप्टर है सर, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेहनत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बीपी में। 5 8 में से ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स चैप्टर है, टफ नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज बिजनेस है ना, इसीलिए। ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं सर, कुछ होमवर्क देते हैं सर घर पे करने के लिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, टाटा फिर सबको, बाय। बाय सर। রাখছি তাহলে। ओके टाटा, बाय सर। बाय। बाय सर। ओके बाय प्रिया। রাখছি স্যার। ओके टाटा। ওকে শুভ, শুভ কিছু বলবি নাকি? ঠিক আছে, চলো টাটা सबको। হ্যাঁ দাদা, অফিসে ছিলাম তাই জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দাদা শেয়ার, হ্যাঁ বল। শেয়ার করে দিন, আর ভিডিওটাও আরেকবার পাঠিয়ে দিন, বাড়িতে গিয়ে দেখে নেবো। আর আগের বলছিলেন যে দুটো ক্লাস আছে, ওটা হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু পরে।